हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 9 सेक्शन 10 पढ़ेंगे, जो कि है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड्स एंड सेक्शन 10 बीइंग रेस सब्जुडिस, और कुछ केस लॉज हैं उनसे रिलेटेड हम वो भी करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो पहले जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड समझने के लिए, सेक्शन 9 को समझने के लिए हमें जुरिस्डिक्शन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन होता क्या है? जुरिस्डिक्शन बेसिकली इज द पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड टू डिटरमाइन अ केस और मैटर। तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, टू हियर एंड टू डिटरमाइन। कोई भी केस या कोई भी कॉज या फिर कोई भी मैटर को, ठीक है, एंड इन रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी वैल्यू एंड लोकल लिमिट्स। कि what is jurisdiction? It is the power or authority of the court to hear and to determine a cause or matter with a reference to subject matter, pecuniary value या फिर local limits। अब subject matter क्या है कि जो भी दिस अथॉरिटी और पावर ऑफ द कोर्ट्स है वो किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, कि वो सिविल केसेस हैं या क्रिमिनल केसेस हैं, वो सब्जेक्ट मैटर डिपेंड करेगा। ठीक है, पिक्यूनरी वैल्यू, अगर वो सिविल केसेस हैं मे बी, तो उसकी पिक्यूनरी वैल्यू, पिक्यूनरी मतलब जो भी मॉनेटरी रिलेटेड वैल्यू है, कि वो 10,000 रुपये का केस है, कि वो केस में जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू 10,000 है या फिर 10 लाख है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वेदर अ कोर्ट विल हैव अ जुरिस्डिक्शन ओवर सच मैटर और नॉट। या फिर लोकल लिमिट, लोकल लिमिट्स बेसिकली इट्स टेरिटोरियल लिमिट, कि किसी कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट पे भी डिसाइड हो सकता है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस भी है, आप इसको साइड कर सकते हैं, हृदय नाथ वर्सेस रामचंद्र, जिसमें सेम बात करी गई है कि जुरिस्डिक्शन इज एबल टू हियर एंड डिटरमाइन द केस एंड एडजुडिकेट अपॉन इट। एडजुडिकेट इज बेसिकली कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा एक केस पे और इसका डिसीजन देगा, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। ठीक है, तो अ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट विदाउट अ जुरिस्डिक्शन इज कोरम नॉन जुडिस। कोरम नॉन जुडिस की हम मान लेंगे कि हम ये मान लेंगे कि वो जजमेंट कोई किसी जज ने नहीं दी है, कोई जज बैठे ही नहीं। ठीक है, दैट इज वी इट वॉज नॉट बिफोर अ जज, देयरफॉर सच डिसीजन या सच डिक्री विल हैव नो पावर इन लॉ, इट विल बी नल एंड वॉइड। तो jurisdiction is basically decided on basis of three things: pecuniary value, local limits which is territorial limits, and subject matter of the case। तो जब कोई भी कोर्ट के सामने कोई भी केस आता है, तो बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द केस, तो कोर्ट पहले ये देखते हैं कि उसकी पेक्यूनरी वैल्यू क्या है या फिर नेचर क्या है उस सूट का, सिविल नेचर है या क्रिमिनल नेचर है, टेरिटोरियल लिमिट्स क्या है। सपोज अब कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ ही नहीं था, तो उस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के पास क्या जुरिस्डिक्शन है या नहीं? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी। ठीक है, एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट बात है जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, कि इट इज़ नॉट ओनली सफिशेंट दैट फोरम मस्ट हैव अथॉरिटी, कि सिर्फ कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू डील विद दैट मैटर या फिर अथॉरिटी है टू हियर और टू डिटरमाइन ऑन दैट मैटर इज़ नॉट इनफ। वट मोर इज़ नीडेड, कि जो भी वो ग्रांट या फिर जो भी वो रिलीफ ग्रांट कर रहे हैं वो उसको कॉम्पिटेंटली ग्रांट कर सके या फिर वो उसको इन्फोर्स करा सके, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दैट अलॉन्ग विद एबल टू हियर द केस या एबल टू डिटरमाइन द केस, द कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू ग्रांट द रिलीफ रिक्वायर्ड फॉर सच केस। ठीक है, तो दो रिक्वायरमेंट हैंड इन हैंड जाती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो नाउ वी कैन गो ऑन टू सेक्शन 9 एक्चुअली, विच टॉक्स अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो सेक्शन 9 एक जनरल रूल लेट डाउन करता है। ये जनरल रूल क्या है कि एवरी सिविल कोर्ट शैल हैव अ जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, आपका जनरल रूल ये है कि कोई भी सिविल कोर्ट है, हर किसी सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ सूट्स जिनका नेचर क्या है, सिविल नेचर। अब जो यहाँ पे सिविल नेचर है इसको हम बाद में समझेंगे, अभी समझना क्या है कि जनरल रूल बेसिकली ये है कि जो भी सिविल कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। बट एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि इफ़ इट इज़ ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अगर एक्सप्रेसली बार्ड है या फिर इम्प्लाइडली बार्ड है और फॉर दैट सिविल कोर्ट टू ट्राई सच सूट इवन इफ दैट सूट इज ऑफ सिविल नेचर, अगर वो बार प्रेजेंट है ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो उस सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। वाई? बिकॉज सेक्शन 9 से सो।
ठीक है। तो हम एक्सप्रेस बार देखते कि एक्सप्रेस बार क्या होता है। बेसिकली एक्सप्रेस बार का मतलब क्या है, जहाँ पे इनैक्टमेंट में आपको बार मिले, इनैक्टमेंट में बोले कि इस कोर्ट के पास ये जुरिसडिक्शन नहीं है। पहला हम एग्जांपल देखते हैं जब सीपीसी में ही आपको दिख रहा है कि कब बार आ रहा है। हम सेक्शन 11 और सेक्शन 10 पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। सेक्शन 11 क्या बोलते हैं, रेस जुडिकाटा, कि अगर मेरा एक केस एडजुडिकेट हो चुका है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो नया केस फ्रेश ट्रायल नहीं होगा उसी सेम मैटर का। तो यहाँ पे कोर्ट के ऊपर बार है, तो सेक्शन 11 भी एक बार लगा रहा है कोर्ट पे, विच इज़ एन एक्सप्रेस बार। इवन तो जनरल रूल क्या आता है कि हर सिविल कोर्ट के पास हर सूट के करने की शक्ति होगी, पावर होगी, जुरिस्डिक्शन होगी टू ट्राई एवरी सूट विच इज़ ऑफ सिविल नेचर। ठीक है। सेक्शन 10 मेरा रेस सब्जुडिस है, जो बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई ट्रायल ऑब्वियसली पहले चल रहा है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में ट्रायल चल रहा है, तो जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूट हो रहा है वही सेम मैटर का सूट, वही बिटवीन सेम पार्टीज़ का सूट, तो वो बार हो जाएगा, वो ट्रायल आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ बार है ऑन द सिविल कोर्ट, ऑन देयर जुरिस्डिक्शन। ठीक है। अब these bar can also be expressly laid down in other statutes. That is, if there is a special statute which removes jurisdiction of courts contemplated under section 9. Section 9 हमें बोलता है कि सिविल कोर्ट्स के पास पावर है, अथॉरिटी है ओवर एवरी सोर्स ऑफ सिविल नेचर। बट कुछ कुछ स्टैच्यूज होते हैं, स्पेशल स्टैच्यूज होते हैं, जो ये पावर, जो ये सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन कुछ स्पेशल कोर्ट्स को दे देते हैं रादर देन दी सिविल कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कोई कंपनी लॉ डिस्प्यूट है तो हम सिविल कोर्ट्स नहीं जाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले हम NCLT जाएंगे। अगर वहाँ पे हमें प्रॉब्लम है तो NCLAT जाएंगे। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आई, उसमें अपील में जाना है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जाएंगे, बट हम सिविल कोर्ट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस बार है। या फिर हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 में, अगर मेरे को सूट फॉर एविक्शन फाइल करना है फॉर टेनेंट, दैट सूट विल लाई इन फ्रंट ऑफ रेंट कंट्रोलर एंड नॉट बिफोर सिविल कोर्ट। और इस मैटर पे जो केस है गुंडाजी सतवाजी शिंदे वर्सेस रामचंद्र बिकाजी जोशी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो एक्सप्रेस बार के ऊपर ही है। जो आप ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हो किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप ये केस साइट कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इस केस में होता क्या है एक्चुअल में। तो अब इम्प्लाइड बार देखते हैं। हमने क्या देखा, जनरल रूल ये है कि, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अगर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार ना हो, एक्सप्रेस बार हमारा स्टैच्यूज में होता है। इम्प्लाइड बार क्या है, इम्प्लाइड बार इज बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के एग्जाम्पल भी बहुत होते हैं, कि सपोज पब्लिक पॉलिसी है, अगर पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से इट इज़ इंजूरियस टू एडजुडिकेट ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो कोर्ट विल बी बार्ड फ्रॉम डूइंग सो, इवन दो हमें लग रहा है ये सिविल सूट है ऑफ सिविल नेचर, लेकिन कोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइड बार है बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। Civil courts cannot adjudicate on sovereign functions of the government, and non-sovereign functions can be heard. Sovereign functions, for example, again matter related to public policy of diplomatic relation on the ground of public policy, या फिर sovereign function जो कि basically part है general principles of law के ही, तो उन केसेस में implied बार हो जाता है सिविल कोर्ट्स पे। ठीक है। अभी हमने देखा, जनरल रूल में देखा था कि एक एलिमेंट है सिविल नेचर, जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, अब करूँगा। सिविल नेचर का मतलब क्या है, हमारे इन द केस ऑफ PMA मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरन मर्थोमा, इसमें बताया था सिविल नेचर क्या होता है। द कोर्ट एक्सप्लेन्ड द सिविल नेचर डिस्पाइट द सोशल एंड रिलीजियस इशूज इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि ऐसा एक सिविल नेचर का क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली उस क्वेश्चन में सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आगे पढ़ते ताकि और क्लैरिटी मिले इसमें हमें। इट इज़ फाउंड दैट इफ द एसेंस ऑफ सूट इज रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट, देन इट विल सर्टेनली बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर, इवन दो द डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल लीगल राइट डिपेंड्स अपॉन आंसरिंग द क्वेश्चन एज टू सोशल एंड रिलीजियस इशूज। मैं आपको बेसिकली बहुत ईजी में बताता हूँ कि आपका प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वेश्चन होना चाहिए सिविल लीगल राइट्स रिलेटेड, इवन दो इंसिडेंटल क्वेश्चन ये है कि उस सिविल लीगल राइट के इशू को आपको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एज टू सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज के ऊपर। तो सेक्शन 9 का एम्बिट सिर्फ प्योरली सिविल नहीं है, इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ भी आती हैं कि आपको सिविल
लीगल राइट को डिटरमाइन करने के लिए यू प्रॉब्ली हैव टू आंसर क्वेश्चन एज टू सोशल एंड रिलीजियस इशूज़, ठीक है। अब सिविल राइट अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, सिविल राइट आर बेसिकली दोज राइट्स कन्फर्ड ऑन इंडिविजुअल, जो प्राइवेट राइट्स होते हैं, जो एक स्टेट इंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल एंजॉय करेगा प्राइवेट राइट्स। अब उन प्राइवेट राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए कभी कभी हमें सोशल या रिलीजियस क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। तो इसीलिए जो एम्बिट है सेक्शन 9 का वो प्योरली सिविल राइट नहीं है, बट इट ऑल्सो इनकम्पसेस वो सोशल और रिलीजियस क्वेश्चंस को भी, जब हमारा सिविल राइट एक प्रिंसिपल क्वेश्चन के फॉर्म में अराइज होता है। प्रिंसिपल क्वेश्चन मतलब जो मूट क्वेश्चन है पूरे केस का, जो मेन क्रक्स है, जो मेन कॉज ऑफ एक्शन है, वो तो हमारा सिविल लीगल राइट होना चाहिए, बट उसको सॉल्व करने के लिए हम सोशल या रिलीजियस इशूज़ भी ले सकते हैं। वो अगर आता भी है तो सिविल कोर्ट उसको भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसके पास जुरिस्डिक्शन है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट suit of civil nature, and civil nature is not just restricted to only civil legal rights plus social religious question भी वो solve कर सकता है अगर ये question हमारे incidental हैं तभी, ठीक है। अब मैं आपके साथ आई विल प्ले दिस वन गेम विच विल मेक इट वेरी क्लियर कि कौन सा सूट सिविल है कौन सा नहीं है, ठीक है। राइट टू वर्शिप, आपको क्या लगता है सिविल है या नहीं है? वेरी इजी, येस इट इज़ अ सिविल सूट, क्योंकि आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट करता है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस योर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दैट इज़ वाई इट्स अ सिविल राइट। क्यों? सिविल राइट एक प्राइवेट राइट होता है इंडिविजुअल्स के पास, जो स्टेट प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल वो इन्जॉय कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ कर रहा है वो इन्जॉय करने के लिए। राइट ऑफ पर्दा नशीन वुमेन टू रिटेन पर्दा। पर्दा इज़ बेसिकली, अगर जैसे वुमेन पर्दा रखती हैं अपने साड़ी से पर्दा, फिर किसी चीज़ से पर्दा हो सकता है, तो उनका वो राइट है या नहीं। अगर वो राइट हर्ट होता है या फिर वो राइट डिस्प्यूट है केस में, तो वो जो क्वेश्चन है वो सिविल नेचर का है या नहीं? बिल्कुल सिविल नेचर का है। क्यों? क्योंकि जो राइट टू एक्सप्रेशन है वो आर्टिकल 19 में गिवन है, और आर्टिकल 21 ऑल्सो टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इसीलिए ये सिविल नेचर का है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। नाउ दिस क्वेश्चन की एक्सपोजर ऑफ मेंबर फ्रॉम हिज कास्ट एंड ही इज ऑल्सो डिनाइड फूड एंड शेल्टर, क्या आपको क्या लगता है ये सिविल है या नहीं? अब ये क्वेश्चन को आप दो पार्ट में डिवाइड करो। एक्सपोजर ऑफ मेंबर फ्रॉम हिज कास्ट, अब जो एक्सपोजन है बिल्कुल सोशल फिनोमिना है। देखो हमने पीछे बात करी थी कि सोशल या रिलीजियस इश्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं नेचर ऑफ सिविल सूट में, बट वो जो क्वेश्चन है वो इंसिडेंटल होने चाहिए टू द मेन क्वेश्चन। और मेन क्वेश्चन क्या है? वो सिविल लीगल राइट का क्वेश्चन है, लीगल सिविल राइट का क्वेश्चन है, दैट इज। बट एक्सपोजर ऑफ मेंबर क्या है? पूरा प्योरली सोशल फिनोमेना है, इसीलिए किसी का सिविल राइट हर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए सिविल सूट नहीं है, सिविल नेचर का क्वेश्चन नहीं है। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है, दैट ही इज ऑल्सो डिनाइड फूड एंड शेल्टर, दैट कैन प्रॉबेबली कवर्ड इन आर्टिकल 21 विच इज टॉकिंग अबाउट राइट टू लाइफ। तो ये सिविल हो गया। हमारा दूसरा है किलिंग ऑफ अ पर्सन। क्या एक सिविल कोर्ट इसको ट्राई कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्रिमिनल है किलिंग ऑफ अ पर्सन। या आईपीसी में आपको 299 में मिल जाएगा या 300 में मिल जाएगा सेक्शन। राइट टू क्लेम एरियार्स ऑफ रेंट और डावर और डिवोर्स। डावर वो है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो लड़का लड़की को देता है। एरियार्स ऑफ रेंट इज बेसिकली द रेंट विच टेनेंट ओ टू द लैंड ओनर, कि लैंड ओनर को जो टेनेंट को पैसे उधार मतलब पैसे देने होते हैं फॉर लाइक रेंटिंग आउट द फ्लैट पर टू से। तो वो क्वेश्चन सिविल कोर्ट ट्राई कर सकता है? नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सिविल राइट्स हैं। सिविल राइट्स क्यों है? क्योंकि स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किए होते हैं ये इंडिविजुअल्स को। तो जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है या फिर इशू है, मस्ट हैव, अगर किसी सिविल कोर्ट को कोई भी केस ट्राई करना है तो होना क्या चाहिए? एक सिविल लीगल राइट होना चाहिए, जो सिविल फ्लेवर, बेसिकली सिविल फ्लेवर होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि प्योरली सिविल भी नहीं चलेगा, अगर आपका सोशल रिलीजियस क्वेश्चन भी आता है जो कि इंसिडेंटल है तो दैट विल आल्सो वर्क। तो एक ऐसा राइट होना चाहिए जिसका वॉयलेशन हो, और वॉयलेशन होगा तो एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा तो यू कैन फाइल अ सिविल सूट। नाउ यू विल फाइंड देयर इज अ वर्ड शैल यूज्ड इन द सेक्शन 9। यहाँ पे देखिए सेक्शन 9 में सिविल कोड shall have jurisdiction to try all suits of civil nature। जो ये word shall है, it makes
इट ऑब्लिगेटरी अपॉन द सिविल कोर्ट टू डिसाइड द डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर। अब ऑब्लिगेटेड है कोर्ट कि अगर कोई भी सिविल नेचर का सूट आएगा तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है? जो सेक्शन 9 है, इट इज़ अ एंट्री वे फॉर द पार्टी टू इंस्टीट्यूट अ सूट, कि इवन दो ये जुरिस्डिक्शन दे रहा है सिविल कोर्ट को, बट एट द सेम टाइम पार्टीज़ को भी अलाउ कर रहा है कि आओ सिविल नेचर का सूट लेके आ रहे हो तो यू हैव द राइट टू डू सो। वाई? बिकॉज सेक्शन 9 हैज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन द कोर्ट कि अगर कोई भी सिविल नेचर का सूट आएगा तो कोर्ट को वो ट्राई करना ही करना पड़ेगा। तो हम इसलिए ये भी बोल सकते हैं जो सेक्शन 9 इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम उबी जिस एबी रेमीडियम, कि वेयर देयर इज राइट देयर विल बी अ रेमेडी, कि अगर किसी का ग्रीवांस है ऑफ सिविल नेचर तो ही हैज़ द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है। नाउ दैट केस गुंदाजी सतवाजी शिंदे वर्सेस रामचंद्र बिकाजी जोशी, जो कि एक्सप्रेस बार के ऊपर केस है, इसमें होता है क्या है, बहुत सिंपल फैक्ट्स हैं। ए एंड बी, हम प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट को ऐसे हम देखेंगे, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। तो ए रिफ्यूज़ कर देता है टू सेल एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड टू बी। नाउ बी स्यू कर देता है क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब दोनों की कंटेंशन देखिए। ए बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस बॉम्बे टेनेंसी एक्ट एंड एग्रीकल्चरल एक्ट 1948, इसमें यह है कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन ओनली बी सोल्ड टू एग्रीकल्चरिस्ट। ए ने बोला कि भाई ये एक्ट के हिसाब से जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एग्रीकल्चरिस्ट ही को ही हम दे सकते हैं। तो बी ने बोला कि अरे भाई मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, क्योंकि एंड हाउ ही प्रूव्ड इट, कि ही शोड अ सर्टिफिकेट इशू बाय मामलतदार सर्टिफाइंग दैट बी इज़ एन एग्रीकल्चरिस्ट। मामलतदार एक अथॉरिटी है, आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी अथॉरिटी है। बेसिकली ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है कि कोई एग्रीकल्चरल है या नहीं है, तो वो डिसाइड करती है। तो बी ने इसका सर्टिफिकेट दे दिया। तो यहाँ पे इशू 3 है कि वेदर बी इज़ एन एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, कि इसने जो सर्टिफिकेट निकाला है कि ये इसके हिसाब से वेदर ही इज़ एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट। दूसरा इशू है वेदर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज़ बार्ड और नॉट। अब आपको जो सेकंड है, आपको इशू समझ तब आएंगे जब मैं आपको जजमेंट थोड़ी समझाऊंगा। अभी आते हैं। तीसरा इशू है वेदर मैटर टू बी रेफर टू मामलतदार टू डिसाइड ऑन द फर्स्ट इशू। हमारा फर्स्ट इशू है क्या, वेदर बी इज़ एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट। तो मामलतदार, तो एक्ट के हिसाब से मामलतदार डिसाइड करेगा कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं। तो लेकिन हुआ क्या इस केस में, सिविल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ये। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे केस आया, जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है टू डिसाइड ऑन द क्वेश्चन वेदर बी इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, क्योंकि मामलतदार के पास ये सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन है। ठीक है। मैटर टू बी रेफर टू मामलतदार देयरफॉर एक्सप्रेस बार ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, क्योंकि सिविल कोर्ट पे एक्सप्रेस बार है। वाई? बिकॉज एक्सक्लूसिविटी ऑफ सच सब्जेक्ट मैटर, विच सब्जेक्ट मैटर कि कोई एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं वो मामलतदार के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आपका बेसिक प्रॉपर प्रोसीजर होना ये था कि सिविल कोर्ट शुड फ्रेम द इशू ऑफ वेदर प्लेंटिफ इज एग्रीकल्चरिस्ट। सिविल कोर्ट फ्रेम करेगा, जो इशू फ्रेम करेगा कि ऑन वेदर दैट प्लेंटिफ इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, दैट इशू विल बी रेफर टू मामलतदार। मामलतदार डिसाइड करेगा वो इशू एंड द कोर्ट ऑन गेटिंग सच जजमेंट फ्रॉम मामलतदार विल कंटिन्यू द ट्रायल। उससे पहले वो ट्रायल को स्टैग्नेंट रखेंगे, ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेंगे आगे। ठीक है। तो मैटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल एक्सप्रेसली बार द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। केस बहुत ही ईजी था, आपको आ ही गया होगा समझ। नाउ लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का, ये सेक्शन 10 विच इज टॉकिंग अबाउट रेस सब जुडिस। तो बेसिकली इस सेक्शन के बेयर एक्ट पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल कि रेस सब जुडिस का मीनिंग क्या है। रेस मतलब कोई भी मैटर, सब जुडिस मतलब सब जुडिस या फिर विच इज़ इन बिटवीन ट्रायल। अगर कोई चीज़ इन बिटवीन ट्रायल है तो उसका न्यू ट्रायल बार है, इसका मतलब ये है सिंपल भाषा में। तो जो बेयर एक्ट में लिखा है, मैंने इसको एक टेबल फॉर्मेट में बना दिया है, नॉट टेबल सॉरी, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बना दिया है। ये बहुत इजी रहेगा, अगर आप एग्जाम में भी ये ड्रॉ कर देंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, आई कैन अश्योर यू ऑन दैट, क्योंकि मेरे को भी फुल मार्क्स इसी से मिले थे। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टे ऑफ सूट, अब ये ऑब्लिगेशन है कोर्ट में कि कोई भी कोर्ट विल नॉट प्रोसीड द ट्रायल ऑफ सूट जब ये एलिमेंट्स, ये एसेंशियल सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर सेम पार्टीज़ हैं हैविंग सेम टाइटल, उनका कोई प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग है सेम मैटर इन इशू पे, तो स्टे लग जाएगा कोर्ट सूट पे, ये ऑब्लिगेशन है ऑन कोर्ट। ठीक है।
तो दोबारा से देखते हैं, ऑब्लिगेशन ऑन कोर्ट है कि स्टे करो सूट को कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ सूट अगर सेम पार्टीज हैं हैविंग सेम टाइटल विद प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग, की एक पेंडिंग है प्रीवियस सूट। इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रीवियस सूट है ना वो पेंडिंग है, कहाँ पे, इन द सेम कोर्ट या फिर कोई अदर कोर्ट में, ठीक है। और जो मैटर इशू है वो सेम होना चाहिए, मैटर इशू, एंड दैट मैटर इशू शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू बिटवीन सेम पार्टीज और लिटिगेटिंग अंडर इफ हैविंग सेम टाइटल। लिटिगेटिंग अंडर बेसिकली कि अगर ए है, ए की डेथ हो जाती है तो उसके एलआर्स या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके थ्रू फाइट कर रहे हैं वो केस को, तो दोज आर लिटिगेटिंग अंडर दैट प्लेंटिफ, अंडर ए या फिर डिफेंडेंट, कुछ भी हो सकता है। तो अगेन प्राइमरी रूल क्या है कि स्टे ऑफ सूट इट प्रिक्लूड्स या फिर इट रिफ्यूजेस अ कोर्ट of concurrent jurisdiction from parallelly running a subsequent litigation filed for the same cause of action for the same matter and for the same relief। आपका ये बोलना क्या चाह रहा है, अगर कोई कोर्ट है, दो कोर्ट्स हैं, उनका कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, कॉन्करेंट मतलब दोनों टाइम पे दोनों का जुरिस्डिक्शन दो एक सब्जेक्ट मैटर पे है, बट ये सेक्शन 10 रोक रहा है दोनों कोर्ट्स को टू पैरेलली रन दैट लिटिगेशन, कि दोनों कोर्ट सेम ही लिटिगेशन ना रन करे, ऐसा ना हो। तो ये सेक्शन 10 इसीलिए है कि अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम मैटर पे है, सेम रिलीफ है, सेम पार्टीज है विद सेम टाइटल है, तो ऐसा सूट दूसरे कोर्ट में विच इज़ हैविंग अ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन मतलब सिमिलर जुरिस्डिक्शन वो रन ना करे, इसको रोकने के लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि इट ऑब्वियसली इज़ प्रिवेंटिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, कि अब जुडिशियल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कि दोनों कोर्ट का कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है तो उन्होंने बोला कि एक केस यहाँ चलाते हैं, एक केस यहाँ चलाते हैं, जो मेरे फेवर में जजमेंट आई है मैं उसको मानूंगा, ऐसा नहीं हो, मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। तो इसलिए अनसर्टेनिटी है कि अब केस में होगा क्या। तो इट प्रोवाइड सर्टेनिटी कि अगर ये केस इस कोर्ट में आया तो इसी कोर्ट में सॉल्व होगा, ये कि नहीं कि अगर मेरे को प्लेंटिफ लग रहा है कि नहीं नहीं ये जज मेरी बात मान नहीं रहा तो मैं दूसरे कोर्ट में चले जाता हूँ जहाँ पे जज प्रॉब्ली माइट हियर मी मोर, ठीक है, लिसन टू मी मोर एंड प्रॉब्ली गिव जजमेंट इन माई फेवर। तो इसलिए ये ना करके सर्टेनिटी प्रोवाइड करनी है दोनों पार्टीज़ को कि जज अगर कोर्ट में केस या इस कोर्ट में केस चल रहा है तो इसी कोर्ट में सॉल्व होगा। एंड इट गिव्स फाइनलिटी टू जुडिशियल डिसीजंस, कि अगर इस कोर्ट में चल रहा है तो यही डिसीजन हमारा मेन होगा, यही डिसीजन फाइनल होगा, इन कीपिंग इन व्यू की अपील वगैरह भी होती हैं, बट उस सिचुएशन में जहाँ पे अपील नहीं लाई करती या फिर अपील में नहीं जाए तो ये केस तो ये जजमेंट तो फाइनल होगी उस सिचुएशन में। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये कोर्ट है ये डिसीजन दे रहा है तो इसका डिसीजन फाइनल होगा और दूसरे कोर्ट में मेरा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या कोई भी पार्टी नहीं जाएगी क्योंकि वो बार्ड है बाय सेक्शन 10 and it confines plaintiff to one litigation thus precluding the possibility of two contradictory judgments। ये सोचो कि अगर दो कोर्ट चल रहे हैं विद concurrent jurisdiction, दोनों ने डिफरेंट जजमेंट दिया तो आपको उसको इन्फोर्स कैसे कराओगे, यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर ये ना हो, ये सब ना हो, इसीलिए सेक्शन 10 प्रेजेंट है। तो कंडीशंस क्या है, हमने कंडीशंस भी देख ली थी, बेसिकली ये रन डाउन है वट एवर वी हैव जस्ट रेड। कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि देयर मस्ट बी टू सूट्स। हमने यहाँ पे देखा कि वोंट प्रोसीड विद द ट्रायल अगर एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग है, तो मतलब कितने सूट हो गए, एक जो सूट है जो मैं दूसरे कोर्ट में डाल रहा हूँ जो बार्ड है क्योंकि एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट हो गया वन सूट, सब्सिक्वेंट सूट जो बार्ड है वो सेकंड सूट, ठीक है। तो देयरफॉर देयर मस्ट बी टू सूट्स, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड द अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। सेकंड कंडीशन है द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट। अब जो सब्सिक्वेंट सूट में है वो जो मैटर है मस्ट बी सेम, कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी सेम एंड डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट। तो दोनों के कॉज ऑफ एक्शन जो प्रीवियस सूट है और जो सब्सिक्वेंट सूट है वो सेम होने चाहिए। बोथ सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव, सेम पार्टीज के बीच में होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव, सपोज वो मर गया है तो उसके एलआर्स उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फिर जो नॉट, या फिर कंडीशन दूसरी है
द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग। जो पेंडिंग सूट है प्रीवियसली इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पेंडिंग होना चाहिए? ईदर फर्स्ट इन द सेम कोर्ट जहाँ पे सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है, या फिर कोई एनी अदर कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट जहाँ पे प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट जहाँ पे पेंडिंग है, या फिर एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल लिमिट्स की बात हो रही है, एंड दैट कोर्ट विच इज एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उस कोर्ट में प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है तो आप सब्सिक्वेंट सूट नहीं कर सकते क्योंकि वो बार्ड है। ये बार किस पे? कोर्ट पे बार है, ठीक है। बिफोर या फिर वो सब प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है, तो इन सिचुएशन में हमारा सब्सिक्वेंट सूट बार्ड है। फिफ्थ कंडीशन है द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव जुरिसडिक्शन टू ग्रांट रिलीफ क्लेम्ड द सब्सिक्वेंट सूट। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी जुरिसडिक्शन के टाइम पे भी कि इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट जुरिसडिक्शन कोर्ट का मतलब है कि द कोर्ट विल हैव अथॉरिटी और पावर टू हियर एंड डिटरमाइन दैट केस, प्लस दैट हैविंग दैट अथॉरिटी, कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी होनी चाहिए टू ग्रांट द रिलीफ सॉर्ट, ठीक है, रिलीफ दे सके उस केस में। अगर ऐसे कोर्ट में प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है तभी वो वैलिड है। अगर कोई ऐसे कोर्ट में है जहाँ पे वो ग्रांट नहीं दे सकता क्योंकि उसका जुरिसडिक्शन नहीं है, तो मेरा सब्सिक्वेंट सूट बार नहीं होगा। सिक्स्थ कंडीशन है द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग ऑन द सेम टाइटल इन बोथ द सूट्स। टाइटल का मतलब होता है लीगल कैपेसिटी, जहाँ पे दोनों पार्टीज प्रेजेंट है सूट में। सपोज ए एंड बी दो सूट्स हैं, एक प्रीवियसली एक सब्सिक्वेंटली। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में ए ओनर है, बी टेनेंट है, कि ओनर बोल रहा है कि मेरे को टेनेंट को एविक्ट कराना है, एविक्ट मतलब निकालना है मेरी प्रॉपर्टी से, तो वो एक फर्स्ट केस हो गया, सब प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड केस हो गया वो, ठीक है, जो पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो ए है वो ओनर की कैपेसिटी में ओनरशिप है, बी है वो टेनेंट की कैपेसिटी में। जो ये कैपेसिटी है, दिस लीगल कैपेसिटी इज नथिंग बट अ टाइटल। और अगर सब्सिक्वेंट सूट में यही सेम कैपेसिटी में वो एज अ ओनर या फिर वो एज अ टेनेंट आ रहा है तो वो सेम टाइटल है दोनों सूट्स में। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेम टाइटल क्या होता है। Now, as soon as these above conditions are fulfilled, the court shall not proceed with the subsequent instituted suit. Shall है तो कोर्ट के पास obligation है, कोर्ट barred है, कोर्ट is barred from proceeding with the trial क्योंकि previously pending suit ऑलरेडी हो रखा है। एक एग्जाम्पल है एक्स एंड वाई डिसाइड टू कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट कि एक्स मशीन बेच रहा था, वाई खरीद रहा था, वाई ने डिफॉल्ट कर दिया क्योंकि उसने पेमेंट दी थी। तो एक्स ने क्या किया, एक फर्स्ट सूट फाइल किया जिसमें जिसमें ही फाइल फॉर रिकवरी ऑफ द एंटायर अमाउंट जो बैंगलोर में था। फिर उसने एक सब्सिक्वेंट रूल फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, डिमांडिंग कि जो 20,000 रुपये थे तुम्हें जो पे करने थे वो मुझे पे करो। अब दोनों का सिंस कॉज ऑफ एक्शन सेम है, सिंस दोनों की पार्टी सेम है, सिंस एवरी अदर कंडीशन विच इज़ लेड डाउन इन सेक्शन 10 वो फुलफिल हो रही है, इसीलिए जो मेरा सेकेंड सूट है इट विल बी स्टेड, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमने देख ही लिए हैं। इसमें जो केस है इंपॉर्टेंट, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इट इज़ अ वेरी सिंपल केस। यहाँ पे इशू ये है कि वेदर बार टू प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ subsequently instituted suit in section 10 applicable to summary suit। कि अगर मैं subsequent जो मेरा जो subsequent सूट है, अगर क्या वो बार होगा अगर वो subsequent सूट मेरा summary सूट है, इवन इफ वो समरी सूट है, क्या वो बार होगा बाय सेक्शन 10। अगर इस केस को समझने के लिए आई विल गिव यू लिटिल बिट इनसाइड ऑफ समरी सूट कि वो क्या होता है, इवन दो हम वो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम वो पढ़ेंगे समरी सूट डिटेल में। तो समरी सूट क्या है, एज द नेम सजेस्ट, समरी सूट एक सूट है जो बहुत ही छोटे टाइम में ही रैप अप हो जाता है। तो लेजिस्लेचर क्या सोचती है कि अगर कोई केस आया जिसका सब्जेक्ट मैटर बहुत ही लाइट है, सपोज सब्जेक्ट मैटर 10,000 की वैल्यू में था, तो लेजिस्लेचर वांट्स कि दोज केसेस शुड बी रैप अप सून, कि जुडिशरी जल्दी रैप अप कर दे ताकि जुडिशियल टाइम ना वेस्ट हो। और रैप अप का मतलब क्या है, जल्दी रैप अप का मतलब क्या है कि जो प्रोसीजर्स हैं जो एक नॉर्मल सूट में चलते हैं, जैसे कि जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि डिफेंडेंट के पास इतना टाइम है रिटर्न स्टेटमेंट का, या डिफेंडेंट इतना टाइम है ये करने का, या फिर इतना टाइम ये करने का, तो ये टाइमिंग ये प्रोसीजर्स कम हो जाते हैं। और अगर कम हो जाते हैं जो सूट है
वो लेंदी से शॉर्ट हो जाता है। तो समरी सूट इज़ नथिंग बट अ क्विक रिलीफ मेथड कि जल्दी से छोटा सा सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर छोटी सी वैल्यू का है तो उसको जल्दी रैप अप करा दो। और इसकी जो ग्राउंड्स होते हैं ऑन ऑन व्हाट काइंड ऑफ सूट इट कैन हैपन, वो भी बहुत ही लिमिटेड हैं जो ऑर्डर 37 में आपको मिल जाएंगे। समरी सूट में हम पढ़ेंगे इसको अभी। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है, डू नॉट वरी, बट बहुत सिंपल सा है कि जल्दी से क्विकली ख़त्म होने वाला जो सूट है वो समरी सूट है, इसमें प्रोसीजर्स कम होते हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आता है नॉर्मल सूट से। समरी सूट में डिफेंडेंट के पास डज नॉट हैव द राइट टू डिफेंड, कि वो एज अ राइट नहीं है उसके पास। अब नॉर्मल सूट में तो डिफेंडेंट हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, बट समरी सूट में ये डिस्क्रिप्शन होती है कोर्ट के पास। नाउ डिफेंडेंट हैज़ टू आस्क फॉर लीव टू डिफेंड। अगर कोर्ट ग्रांट कर देती है लीव टू डिफेंड, ओनली देन डिफेंडेंट कैन डिफेंड हिज केस, अदरवाइज उसके पास राइट नहीं होता। यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 10 प्रोवाइड्स बार अगेंस्ट प्रोसीडिंग विद ट्रायल ऑफ सूट। कौन सा सूट? सब्सिक्वेंट सूट, अगर मेरा प्रीवियस सूट पेंडिंग है। और ऑर्डर 37 जो समरी सूट है प्रोवाइड्स फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्विक रिलीफ। बट कोर्ट ने बोला अगर मैंने सेक्शन 10 को कैंसिल आउट करा दिया ऑर्डर 37 से, कि बेसिकली सेइंग कि अगर सेक्शन 10 मेरा बार कर रहा है सब्सिक्वेंट सूट को, एंड इफ आई से इट इज़ बारिंग समरी सूट को भी, कि इवन इफ वो सब्सिक्वेंट सूट समरी सूट है, अगर उसको भी बार करे तो मेरा जो लेजिस्लेटिव का मोटिव है फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्विक रिलीफ वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ना करने के लिए दे आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट हारमोनियसली, कि दोनों ही साथ में खुश रहें, दोनों ही सेक्शन 10 और ऑर्डर 37 दोनों ही अप्लाई हो जाएं और दोनों के ऑब्जेक्ट्स फ्रस्ट्रेट ना हो। तो इसीलिए उन्होंने हारमोनियसली इंटरप्रेट किया। तो कोर्ट ने क्या बोला कि जो समरी सूट है, मैंने जैसे आपको बताया था, समरी सूट में लीव टू डिफेंड लेना पड़ता है, आस्क करना पड़ता है फॉर बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द कोर्ट, और अगर कोर्ट ने ग्रांट कर दे तभी डिफेंडेंट डिफेंड कर सकता है अपने आप को। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि समरी सूट में ट्रायल तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक लीव टू डिफेंड ग्रांट नहीं करा। ठीक है, और अगर ग्रांट हो गया लीव टू डिफेंड तब ट्रायल शुरू होता है समरी सूट में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऐसा समरी सूट है जिसमें लीव टू डिफेंड ग्रांट नहीं हुआ तो वो समरी सूट का मतलब ट्रायल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ तो वो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट जो मेरा है वो ट्रायल बार कैसे होगा, क्योंकि मेरा सेक्शन 10 किसकी बात करता है कि ट्रायल बार होगा। लेकिन जब यहाँ पे ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ तो बार आएंगे, वो बार करेंगे क्या? ठीक है, तो समरी सूट में ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लीव टू डिफेंड नहीं ग्रांट हुआ, हो क्या हो सकता है कि उसमें कोर्ट खुद ही जजमेंट दे दे प्लेंट पढ़ के, कि प्लेंटिफ ने ये मांगा था प्लेंट में, तो ये पढ़ के उन्होंने जजमेंट दे दी विदाउट लेटिंग द डिफेंडेंट डिफेंड हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि उन्होंने लीव टू डिफेंड नहीं दिया। तो कोर्ट ऐसा कर सकता है क्योंकि वाई लेजिस्लेचर हैव गिवन देम द पावर टू डू सो, एंड कोर्ट सेड कि हम दोनों को मानेंगे, ऑर्डर 37 को भी मानेंगे, हम सेक्शन 10 को भी मानेंगे, क्योंकि हम लेजिस्लेचर के इंटेंट को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहते। इसलिए जो समरी सूट का है ट्रायल तभी स्टार्ट होगा जब डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो ऐसा सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट जो कि समरी सूट है मेरा, वो बार नहीं होगा जिसमें लीव टू डिफेंड नहीं ग्रांट हो। तो सिर्फ ये केस ये बोलना चाह रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लवली टू हैव यू हियर। थैंक यू।